जी। तो आज का जो ये हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है और ये उमा शिकारिन की जो बुक है बिजनेस रिसर्च मेथड उसका चैप्टर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 3 हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ये है डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम की बात हो रही है? बात हो रही है रिसर्च प्रॉब्लम की, ठीक है। और हमने जो रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर बेसिकली यही था कि हम क्या कर रहे होते हैं कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है हम रिसर्च प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सिस्टमेटिक अप्रोच टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम, अगर हम बिजनेस रिसर्च की बात करें तो अब जो प्रॉब्लम का आप जब सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो भाई जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो आपको तो मालूम है, चलें ठीक है, आपके जहन में होगी कि ये प्रॉब्लम मौजूद है या इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे लिए जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रही है और हमें इसके सॉल्यूशन को तलाश करना है, वो आपके माइंड में मौजूद होती है एज ए रिसर्चर। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे रिसर्चर को क्या करना होता है कि वो जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो दूसरों को भी समझाना होता है, वो दूसरे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको भी समझाना होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो मैनेजर है तो उसको टॉप मैनेजमेंट को भी समझाना है और इसके अलावा जो भी रेलिवेंट लोग होंगे उन सबको ये समझाना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन निकालना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। अब जब किसी चीज को रिपोर्ट किया जाएगा तो उसका मतलब है कि उसको लिखने का एक तरीकाकार होगा, ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग इसको कहते हैं रिसर्च के अंदर, तो ये रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह रिफाइन करेंगे अपने अपनी रिसर्च के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर। जब आप स्टडी रिसर्च कर रहे होंगे तो आप अपनी रिसर्च के अंदर किस तरह से जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। दिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ टुडे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को ही सही तरह से पोज नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि मुझे इस पे जो है वो रिसर्च करनी है। एकेडमिक्स में भी यही होता है, जब आप पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं या एमफिल की थीसिस लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जो आपके रीडर्स हैं, इवेलुएटर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो एटलीस्ट उसको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च, एनी रिसर्च, ठीक है ना। तो जब भी हमें किसी रिसर्च को इवेलुएट करना होता है, समझना होता है कि ये रिसर्च यार हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं है, हमारे काम की नहीं है, या वो रिसर्च इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाके उसको इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, अब इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है कि मैनेजर्स हैव टू बी अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव टू व्हाट इज गोइंग ऑन। जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें मैनेजर है, मैनेजर को क्या करना होता है, इट इज हिज, एक्चुअल में क्या है कि ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल बाय द वे कि वो अलर्ट रहे कि भाई चल क्या रहा है उसके आसपास, उसके बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, बोथ विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। कि भाई एक तो खुद ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है और उसके एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, यानी कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है कि कंपटीशन क्रिएट हो रहे होते हैं, अदर कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, राइवल्स जो है वो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्स को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, या जो भी मार्केट के अंदर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में अवेयर रहना पड़ता है मैनेजर्स को, ठीक है। क्यों? वजह ये होती है कि अगर वो अवेयर नहीं होगा
तो क्या होगा कि वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा और अपनी कंपनी को और खुद को डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि इफेक्टिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जाहिर सी बात है, जरूरी है कि उसको इफेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है। द ओरिजिन ऑफ मोस्ट रिसर्च stems from the desire to get a grip on issues, concerns and conflict within the company or its environment. तो देखे ना कि रिसर्च बेसिकली, रिसर्च की बेसिक्स कहाँ से आएगी कि भाई इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना, डिजायर होनी चाहिए। अगर एक बंदा चाहता है कि वो जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है, तो जब उसके अंदर ये डिज़ायर होगी, ये चाहत होगी कि वो अपनी कंपनी के और उससे रेलिवेंट जो भी इसके सराउंडिंग्स के जो भी इशू हैं जो कि कंपनी से रिलेट कर रहे होते हैं, उसको इसने सॉल्व करना है। तो जब इशू सॉल्यूशन की तरफ आएगा तो सिस्टमेटिक अप्रोच करेगा, सिस्टमेटिक अप्रोच करेगा तो रिसर्च करनी होगी उसको, राइट। अगर जिसकी विलिंगनेस ही नहीं है तो वो रिसर्च कहाँ से करेगा? विलिंगनेस ही नहीं है, उसको इश्यूज को सॉल्व ही नहीं करना, कंसर्न्स, उसके कोई कंसर्न्स ही नहीं है, उसको किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व ही नहीं करना, उसको जस्ट आना है, अपना एक क्लैरिकल जॉब करके चला जाना है, अपना वक्त पूरा करके अपनी जॉब पे, तो वहां पे कोई रिसर्च नहीं होती। इस वजह से आप देख लें कि हमारे यहाँ पर नॉर्मली जो है वो आपको जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पे आपको रिसर्च नाम की कोई एज सच कोई चीज नहीं मिलती। उसकी क्या वजह होती है कि लोगों का मोटिवेशन ये होता है कि हमने आना है, अपने 8 आवर्स पूरे करने हैं और चले जाना है। तो इस वक्त हमारे जो मतलब इस वक्त जो हमारे अदर लोग हैं, यानी कि जो कि गवर्नमेंट की जॉब नहीं भी कर रहे, तो उनका भी यही होता है कि आजकल यही कंसर्न है कि उनका जहन यही होता है कि हमें क्या करना है, हमें आना है, अपना टाइम पूरा करना है और चला जाना है, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट की तरफ वो उनका फोकस नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए इट्स अ जर्नल थिंग, ये भी रिसर्च से रिलेटेड बात नहीं, जर्नल बात कर रहा हूँ कि बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो है वो यही मतलब मेरी सजेशन भी है कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों पे फोकस करें कि यू हैव टू बी द पर्सन हु कैन who actually wants to solve the issues and concerns, right? So in other words, research typically begins with a प्रॉब्लम। तो अदर वर्ड्स में क्या होता है कि देखिए रिसर्च जो है वो स्टार्ट ही प्रॉब्लम से होती है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप उसका सॉल्यूशन ही तलाश नहीं करेंगे, तो फिर रिसर्च की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अगर आप में डिजायर होगी, आप चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जभी तो जो है वो रिसर्च स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे कहता है कि प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली आप अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड पैराग्राफ्स, ठीक है ना, आप लिखते हैं, एक अपनी रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कहता है कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है आपके पास आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आता है? सबसे पहले आपके पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, कि जो मेन यानी कि जो प्रॉब्लम एरिया है, जो मेन यानी कि इशू आपका आ रहा है, ठीक है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मेन मसला क्या आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल डिक्लाइन हो रही है, ठीक है ना, कंपनी की अगर सेल डिक्लाइन हो रही है फॉर एग्जांपल, तो ये आपका क्या है? ये आपका है ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया कि भाई हमारी सेल डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। देन सेकंड क्या चीज़ होगी? सेकंड होगी कि आप करेंगे प्रिलिमिनरी रिसर्च, ठीक है, कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो यानी कि नैरो डाउन उसको करेंगे कि एक्चुअल में कहाँ पर फोकस करना है, किस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है, इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी रिसर्च। और फिर तीसरा स्टेप में आता है डिफिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, यानी कि उसको फिल्टर आउट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का जो ब्रॉडर एरिया होता है
उसको हम डायरेक्टली जो है वो फोकस नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना होता है आपको कि आपको ब्रॉडर एरिया को डिफाइन करना होता है, इसके बाद ब्रॉडर एरिया को लेना होता है, इसके बाद प्रिलिमिनरी रिसर्च करनी पड़ती है इसके ऊपर, एंड देन यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कैसे होता है ये। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट है आपका कि पहला पॉइंट है आपका कि द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, कि ब्रॉडर एरिया क्या है आपका। तो कहते हैं अ प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट समथिंग इज seriously wrong with the current situation that needs to be rectified immediately। पहले तो ये समझ लें कि रिसर्च के अंदर जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं एक्चुअल में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत ही मतलब ऐसा मसला हो, कोई सीरियस इशू हो और वो सीरियसली यानी कि उसमें बहुत बड़ा एक कोई मसला आया हुआ है करंट सिचुएशन के अंदर। ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं होती रिसर्च के अंदर, या ऐसा कोई चीज नहीं होती कि जिसको इमीडिएटली फौरी तौर पे आपने जो है वो सॉल्व करना है, उसको एलिमिनेट करना है। ऐसी जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम जो है वो इसी का नाम हो रिसर्च के अंदर। ठीक है ना। क्या होता है आगे बता रहा है आपको कि प्रॉब्लम कुड आल्सो इंडिकेट एन इंटरेस्ट इन एन इशू वेयर फाइंडिंग द राइट आंसर माइट हेल्प टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो पता क्या चला कि प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपको कोई नेगेटिव जो है वो चीजें मिल रही है, नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम हमारी है। बल्कि अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज सही भी चल रही है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, आपका ये इंटरेस्ट है कि आप ऐसी ऐसे इशू को फाइंड आउट करें, ठीक है, या उसके ऐसे इशू के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो कि आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन को मजीद इंप्रूव करने में हेल्प करे। ठीक है ना। मजीद इंप्रूव करने में भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को जब हेल्प करते हैं तो इसको भी प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है ना। राइट। यानी कि ऐसा इशू फाइंड आउट करना कि अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इससे हमारी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जिसमें कोई बज़ाहिर तौर पे कोई बहुत सीरियस मसला नहीं है, लेकिन अगर हम इसके जो इश्यूज हैं इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेटर ऑन हमें जो है वो उसके फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है। दस इट इज फ्रूटफुल टू डिफाइन अ प्रॉब्लम as any situation where a gap exists between an actual and a desired ideal state। तो अब जाहिर सी बात है कि देखें ना, कोई भी चीज जो है वो आइडियल नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई लूप होल्स रह जाते हैं। ठीक है ना। तो गैप्स रह जाते हैं कि इसको यार मजीद इन गैप्स को अगर हम फिल करेंगे तो ये चीज और अच्छे तरीके से हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें आप गैप को फाइंड आउट करें। जब आप गैप को फाइंड आउट कर लेते हैं और उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, वो गैप क्या होता है? एक्चुअल एक्चुअल सिचुएशन जो अभी है और जो डिजायर्ड आइडियल स्टेट है, यानी कि आप कहते हो कि हाँ यार ये आइडियली जो है ना ये चीज ऐसी होनी चाहिए। उन दोनों के दरमियान में जो गैप आप फाइंड आउट करते हो, उस गैप को डिफाइन करते हो, वो भी बेसिकली क्या है? वो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाती है। ठीक है ना। तो रिसर्च के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि रिसर्च दो टाइप की होती है, एक अप्लाइड रिसर्च होती है और एक आपकी होती है बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में तो आप बिजनेस की जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन जो बेसिक रिसर्च होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जर्नलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, थ्योरेटिकली भी देख रहे होते हैं चीज़ों को। तो अब देखिए ना कि थ्योरेटिकली अगर कोई गैप आ रहा है कि ये थ्योरी XYZ रिलेशनशिप जो भी बयान कर रही थी, अगर इसको मजीद इम्प्रूव करने के लिए कोई इंडिकेट करेगा तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी रिसर्च प्रॉब्लम में आ जाएगा। यानी कि इस थ्योरी में पर्टिकुलर एक गैप नजर आ रहा है, उस गैप को फिल करेंगे तो चीज़ों को मजीद अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये भी जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम ही कहलाएगी और ये भी एक ट्रू रिसर्च कहलाएगी जब इस रिसर्च प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है आपको। ठीक है ना। क्या नंबर 1 के लिए लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट डिलेज लीड टू मच फ्रस्ट्रेशन अमंग एयरलाइन पैसेंजर्स।
These feelings may eventually lead to switching behavior, negative word of mouth communication and कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है ना, जब एयरलाइन के पैसेंजर्स होते हैं, एयर ट्रेवलर्स जो होते हैं, अगर उनको लंबे डिलेज मिले और फ्रीक्वेंट मिले, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा डिले मिल रहे हैं, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं बार बार एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं और एक पर्टिकुलर एयरलाइन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं PIA की। ठीक है, जब मैं शुरू में एयर ट्रेवलिंग कर रहा होता था तो PIA में मैं कर रहा होता था, तो जब मुझे 2 से 3 मरतबा मुसलसल जो है वो लॉन्ग डिले मिले मुझे और फ्रिक्वेंट भी मिले, जाहिर सी बात है कि हर दूसरी फ्लाइट में मुझे प्रॉब्लम हो रहा होता था कि कभी 8 घंटे लेट है, कभी 10 घंटे लेट है, कभी 12 घंटे फ्लाइट लेट हो जाती है। तो आखिर में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है इससे। ठीक है ना, तो और उस फीलिंग की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, स्विचिंग बिहेवियर। तो प्रैक्टिकली व्हाट आई डिड, आई आल्सो स्विच टू the other airlines. Most of the times I was using the Sri Lankan or Thai airlines और जो भी फिर इसके अलावा अवेलेबल होती थी। ठीक है, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, PIA का नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, आपके सामने ही कर रहा हूँ, तो उसमें बोलने की जरूरत है। कस्टमर कंप्लेंट्स एग्जैक्टली कंप्लेन करेंगे लेकिन PIA में कोई सुनता नहीं है बहरहाल, तो ये प्रॉब्लम है, राइट। तो अब एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ये नहीं करना कि अपने कस्टमर को स्विच होने से रोकना है। इसको ये नहीं करना कि अपने कस्टमर्स को पकड़ ले, उनका मुंह बंद कर दे कि भाई हमारे खिलाफ नेगेटिव मार्केटिंग मत करो, या अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को इग्नोर करके इनका काम नहीं चलेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि इनकी लॉन्ग एंड फ्रिक्वेंट डिले हो रहे हैं, ये इशू है। ठीक है ना, किस वजह से है ये इनको फाइंड आउट करना है और उसके सॉल्यूशंस क्या है ये इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपको दिए, स्टाफ टर्नओवर इज हायर देन एंटिसिपेटेड। जितना इन्होंने एंटिसिपेट किया था, फोरकास्ट किया था, एंटिसिपेट में मतलब होता है फोरकास्ट करना, जितना फोरकास्ट किया था, जितना अंदाजा लगाया था, तखमीना लगाया था कि हर साल इतना हमारा स्टाफ का टर्नओवर होगा, इतने लोग हर साल जॉब छोड़ के चले जाएंगे, उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, व्हाई a lot of people are leaving job from our organization, it means there is some issue। वो इशू कहाँ पर है पहले उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन उसको उसके सॉल्यूशन। तो कहता है माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एडवांसिंग इन देयर करियर्स। ग्रुप्स होते हैं, देयर आर डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, तो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी किसी भी तरह से हो सकती है, एथनिक ग्रुप की शक्ल में भी हो सकती है, कल्चरल ग्रुप की शक्ल में भी हो सकती है, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप की शक्ल में भी हो सकती है। तो बहरहाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो अपने करियर में एक्सेल नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। तो इट्स अ इशू। क्या इशू है, क्या कोई इनके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, या अदर कोई मतलब कोई अदर रीजन है इसका, क्या है, वॉट एवर। ठीक है, राइट। अच्छा जी, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हैं कहीं ऐसी तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये लोग सफर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, क्या कहते हैं, द फोर गोइंग प्रॉब्लम्स प्रोवाइड अस विद इनफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू एम्बार्क ऑन आवर रिसर्च जर्नी। जो भी आपको प्रॉब्लम्स बताए गए, ठीक है ना, ये हमें इनफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इससे हम रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ एवर व्हाट दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो हैव इन कॉमन is that they still have to be transformed into a researchable topic for investigation। ठीक है ना, तो इसको रिसर्चेबल टॉपिक बनाना है ताकि इस पे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इसको यानी कि अभी स्टिल प्रॉपरली डिफाइन करना है ताकि जो है वो इसको इसको जो है वो रिसर्चेबल टॉपिक बनाया जा सके, इस पे इसको इस काबिल बनाया जा सके कि इस पे रिसर्च की जाए प्रॉपर तरीके से। इसको इन अदर वर्ड्स ये कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो डिफाइन किया जाए। Indeed, once we have identified a management problem, it needs to be narrowed down to a researchable topic for a study। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमने ये तो मालूम कर लिया कि ये मैनेजरियल प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है ये, लेकिन इसको क्योंकि ये ब्रॉडर है तो इसको अभी नैरो डाउन करना है। ठीक है, ताकि एक पर्टिकुलर फोकस के साथ इसको एक रिसर्च टॉपिक बनाया जा सके और इस पर स्टडी की जा सके।
very often much work is needed to translate the broad problem into a feasible research topic. ठीक है, तो इसके लिए काफी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे और आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, नहीं, इसके लिए काफी काम करना पड़ता है, चीजों को स्टडी करना पड़ता है, प्रॉब्लम से रेलिवेंट हर चीज को फोकस करके देखना पड़ता है और अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से, अपनी प्रॉब्लम से मतलब जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है वो स्टेट करना होता है। यू हैव टू स्टेट द प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सही तरह से आप पोज करेंगे, जब भी वो एक रिसर्चेबल टॉपिक बनेगा। लेट्स गो अहेड। कहता है, अब देखें, पहला क्या था, ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया, दूसरा क्या था, प्रिलिमिनरी रिसर्च। प्रिलिमिनरी रिसर्च क्या कहती है, वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया मिल गया हमें, तो प्री रिसर्च की हमें जरूरत है। प्रिलिमिनरी रिसर्च यानी कि प्री रिसर्च भी कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, तो वो हमें हेल्प करेगी ताकि हम जो है अपने प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और हमारे प्रॉब्लम एरिया को जो है वो नैरो डाउन कर सकें, यानी कि उसको फोकस कर सकें। ठीक है, ताकि वो क्या बन जाए, वो एक रिसर्चेबल जो है वो टॉपिक बन जाए। ठीक है, किस तरह से हेल्प करेगी हमें, तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो रिसर्च जब आप प्रिलिमिनरी रिसर्च करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज द इशू, पहली चीज, व्हाई इट इज एन इशू, भाई इशू क्या है, ठीक है, बता दिया। व्हाई, क्यों है ये इशू, मतलब क्यों है, इसकी वजह से क्या मसला हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और व्हाई इट इज एन इशू नाउ, और इस वक्त प्रेजेंटली ये इशू क्यों है, प्रेजेंटली ये क्यों इशू बना हुआ है। ठीक है, व्हाट दिस रिसर्च शेड लाइट ऑन, और ये रिसर्च किस चीज के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है, किस चीज के ऊपर रोशनी डाल रही है, किस हमारे पर्टिकुलर बिजनेस सॉरी, किस पर्टिकुलर जो है वो रिसर्च एरिया के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो हमें मालूम करनी होती हैं। प्रिलिमिनरी रिसर्च के थ्रू ये सब चीजें हमें मालूम हो सकती हैं। जब प्रिलिमिनरी रिसर्च आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप इसको जो है वो क्या कर पाते हैं, इसके बाद आप इसको जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर पाते हैं। अब प्रिलिमिनरी रिसर्च, या यूं कर लीजिए कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, कि भाई उस टॉपिक की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, इसी को प्रिलिमिनरी रिसर्च कहा जाता है। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपको मतलब रिसर्च करना चाह रहे हो और आपको एक ब्रॉडर प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन आप फिर क्या करेंगे कि उसके बैकग्राउंड को मालूम करेंगे कि इस रिसर्च के या इस टॉपिक का एक्चुअल में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर्ड ऑन रिलेवेंट contextual factors will be useful in talking knowledgeably with managers and the other employees in the company and raising the appropriate issue related to the problem। ठीक है ना, तो आप क्या करें, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को, जो भी कॉन्टेक्स्ट है आपका, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर रहे हो, जो कंपनी है उसके सराउंडिंग, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, उसके जो मैनेजर्स हैं, उसके जो अदर सुपरवाइजर्स हैं, लो लेवल अपर लेवल स्टाफ, सब से आप जो है वो उनसे इस तरह बात करोगे कि यू विल गेट द नॉलेज फ्रॉम देम, राइट। और फिर ताकि आपके पास अप्रोप्रिएट जो भी इश्यूज हो उसको आप रेज कर सको। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको आप कंसीडर करेंगे, पहली द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री। ठीक है, कि जो कंपनी है उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कंपनी की साइज क्या है, ठीक है ना, उसका चार्टर क्या है, यानी कि उसका कंपनी का पर्पस, आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है ना, जिसको आप विजन मिशन वगैरह कहते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है उसकी, रीजनल लोकेशन, नेशनल लोकेशन, जो भी है, यानी कि रीजन में लाई कर रही है, नेशन किस कंट्री में लाई कर रही है, उसके पर्टिकुलर जो भी एरिया में लाई कर रही है, तो वो भी इम्पेक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, जैसे कि एक कंपनी जो है वो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बलूचिस्तान में काम कर रही है, इट्स क्वाइट डिफरेंट रिमोट एरिया के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आपकी कराची के अंदर, बहुत फर्क है।
एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी यूएस में काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपके अफगानिस्तान में काम कर रही है, तो दोनों की लोकेशन में बहुत फर्क है, उसकी वजह से भी बहुत सारे चीजें जो है वो आपके सामने इंसाइट्स आपको मिल सकती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कहते हैं रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो भी उनके अदर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अगर उसके आसपास है, जो भी चीजें हैं वो आपको देखनी है, उसको आपको समझना है। फिर क्या कहते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद अदर इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर आपको ये देखना है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स अगर कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, वो भी आपको देखना है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी इस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। फाइनेंशियल पोजीशन को आपने देखना है, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर की जो है वो कंपनी की 5 to 10 years की जो है कंपनी की क्या मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है, और जो भी रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा होगा उसकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह को निकाल कर आप देखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर रिसर्च। इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रक्चरल फैक्टर, अदर जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के जो भी स्ट्रक्चर है, जो कंपनी की हायरार्की है, उन तमाम चीज़ों को, कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर है उसको देखना है आपने। देन इंफॉर्मेशन ऑन द मैनेजमेंट पॉलिसी, और कंपनी की जो वो मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है ना, उसके हवाले से भी आपको देखना है कि उनकी पॉलिसीज किस तरह बनी हुई हैं। ठीक है, like there may be a lot of policies which are related to the appointment of the people, compensation of the people, ethical considerations, the financial benefits, non-financial benefit, monetary and non-monetary benefits, retirement plans, and there are a lot of things. ठीक है, अच्छा जी, अब जो फाइनल पार्ट आ जाता है वो आ जाता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। जब आपने कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर जब स्टडी कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करने की तरफ जाते हैं। तो कहता है कि आफ्टर गैदरिंग preliminary information, the researcher is in a position to narrow down the problem from its original broad base and define the issues of concern more clearly। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब एक ओवरऑल ब्रॉडर एरिया जो होता है उसको आप क्या करते हैं कि उसको फोकस करके, उसको नैरो डाउन करके, और जो मेन आपका इशू ऑफ कंसर्न होता है उसको आप क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं। As we have explained earlier, it is critical that problem statement is ambiguous। पहले बताया जा चुका है कि ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अनएम्बिगियस मीन्स क्लियर, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर एंड फोकस्ड, और इसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर वो फोकस होना चाहिए, एंड दैट द प्रॉब्लम इज एड्रेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक एकेडमिक पर्सपेक्टिव, और उसके अंदर एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी जो है वो प्रॉब्लम को आपने एड्रेस करना है। ठीक है, क्योंकि देयर में बी लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो, आप HRM के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो, आप फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो, आप जनरल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो। तो यू शुड बी हैविंग एक्चुअली अ स्पेसिफिक एकेडमिक पर्सपेक्टिव इसके ऊपर होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को आपने लेके चलना है, तभी जाकर जो है वो आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। No amount of good research can find solution to the situation if the critical issues or the problem to be studied is not clearly pinpointed। भाई जितनी भी रिसर्च कर लो, अगर आप बहुत बड़ी भी रिसर्च कर लोगे, बहुत बड़ी रिसर्च कर लोगे, बहुत सारी रिसर्च कर लोगे, और लेकिन फिर भी आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर अगर आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से जो है वो स्टडी नहीं किया। प्रॉब्लम को सही तरह से स्टडी करना जरूरी है, फोकस करना जरूरी है, क्लियरली उसको पिन पॉइंट करना जरूरी है। जब तक आपने क्लियरली प्रॉब्लम को पिन पॉइंट नहीं किया तो आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते। Because a good problem statement includes both a statement of the research objective or objectives and the research questions। और
प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस भी लाई कर रहे होते हैं। रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप बेसिकली अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही ड्राइव कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो वो अगला आपका जो है वो स्टेप आएगा जिसमें हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चंस, दूसरा आपका होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च स्टडी, और तीसरी आपकी होती है कॉजल स्टडी। तो ये 3 टाइप्स की रिसर्च भी कह सकते हो आप इसको, और 3 टाइप्स के रिसर्च क्वेश्चन भी कह सकते हो। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, व्हाट इज कॉजल रिसर्च, या टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च, ठीक है ना। तो फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अप्लाइड और बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है। फिर फ्रॉम द फ्रॉम द टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन के उसे हवाले से अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास 3 टाइप्स होती है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल स्टडी, ठीक है। तो अभी मेरा सेशन जो है वो ऑलमोस्ट एंड कर रहा है, तो मैं इस सेशन को यहाँ पर एंड करके नया सेशन क्रिएट करता हूँ, फिर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।